हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हैव फ्यू थिंग्स टू आस्क यू गाइस। सबसे पहले तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरे नोट्स को मेमोराइज करो, द नोट्स फ्रॉम विच आई हैव टॉट यू इन द यूट्यूब क्लासेस एंड द नोट्स विच आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू। तो उन नोट्स को अच्छे से मेमोराइज करो। उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड मेमोराइज करो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स प्लस दी नोट्स मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हैं एंड अगर आपके पास ये नोट्स और एनसीईआरटी के आंसर्स नहीं हैं तो आप इसकी पीडीएफ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से हमसे परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल एंड वेरी लेस कॉस्ट। सो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग गुड स्कोर इज नोट्स को मेमोराइज करो, एनसीईआरटी के आंसर्स को अच्छे से मेमोराइज करो। उसके बाद आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे हर बार पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने अदरवाइज चैप्टर बुक से रीड नहीं किया है आई विल रेकमेंड यू कि पूरा चैप्टर मत रीड करो, बट जो आर्टिकल 40 से 30 वाला पार्ट है उसको एक बार ज़रूर बुक से रीड करके जाओ बिकॉज बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज ऑन आर्टिकल 14। या तो आपको डायरेक्ट लिखा आएगा कि एक्सप्लेन आर्टिकल 14, और अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है तो दे कैन आस्क यू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो अगर स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मेंशन हुआ तो समझ जाना कि आर्टिकल 14 की बात हो रही है। आर्टिकल 14 को समझाने में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो याद रखनी है, विच इज़ आपको मेंशन करना है कि आर्टिकल 14 इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच मीन्स कि हर पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ के अबव नहीं है। थर्डली आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। एंड लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। तो ये 4 पॉइंट्स आप आर्टिकल 14 को समझाने में ज़रूर लिखना। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स हैं बुक में जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट इज़ चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है उन्होंने गर्ल्स की मैरिज एज इंडिया में 18 ईयर्स रखी है एंड बॉयज़ की 21। तो वो आपसे पूछेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा वेदर दिस इज़ अ राइट थिंग और रॉन्ग इन कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो अगर आपको ये लाइन याद होगी कि आर्टिकल 14 सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है, मतलब अगर कोई और क्राइटेरिया है किसी चीज़ को डिस्टिंक्शन करने का तो वो क्राइटेरिया वैलिड है। तो यहाँ पर एज के बेसिस पर हमने सेग्रीगेट किया है, गर्ल्स की 18 रखी है, बॉयज़ की 21, और एज जो है वो आपको यहाँ पे कोई मेंशन किया नहीं दिखेगा आर्टिकल 14 में। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ राइट। आप बोलोगे कि गर्ल्स को 18 रखना और बॉयज़ को 21 एज रखना इज़ राइट बिकॉज आर्टिकल 14 में कहीं पर भी एज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। सिमिलरली आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और स्टेटमेंट भी बन सकती है कि एक गर्ल है 18 ईयर्स की, बॉय है 20 ईयर्स का, अब बताओ वेदर द मैरिज इज़ वैलिड और नॉट। तो तब आप लिखोगे कि मैरिज इज़ इनवैलिड बिकॉज बॉय को 21 या 21 से अबव होना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन है आपकी जो बुक में मेंशन है दैट देयर वॉज अ मैरिज बिटवीन द 2 पर्सन्स और उस मैरिज को रोक दिया गया गिविंग द रीजन्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब मे बी उनका रिलीजन डिफरेंट हो या उनकी रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी डिफरेंट हो, उस बेसिस पर मैरिज रोक दी गई। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि दिस एक्ट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज आर्टिकल 14 ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता। तो इस सिचुएशन में आप लिखोगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है।
इसी बेसिस पर कोई भी सिचुएशन आपको बना दी जाएगी, बट सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि अगर तो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन पर हो रही है, रेस पर हो रही है, सेक्स पर, कास्ट पर या प्लेस ऑफ बर्थ पर हो रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन गलत है। और अगर एज के क्राइटेरिया पर या किसी और क्राइटेरिया पर हो रही है तो वो डिस्क्रिमिनेशन सही है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है एक्सप्लेन आर्टिकल 15, 16, 17। अगर आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो आपको 14 से लेके 17 तक समझाना होगा, क्योंकि 14, 15, 16, 17 चारों आर्टिकल्स इक्वालिटी की बात करते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट आ जाए कि 15, 16 को समझाओ, तो वो भी मैंने आपको बोला है कि बुक से ज़रूर रीड करो, क्योंकि आर्टिकल 15 बोलता है कि पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। एक जो पब्लिक प्लेस है जैसे कि कोई पार्क, कोई रेस्टोरेंट, कोई टेम्पल, ऐसे पब्लिक प्लेसेस हर प्लेस के लिए ओपन है, तो वहाँ पे आप कोई भी रिलीजन, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 बोलता है कि इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोई एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर करो और अगर आप कोई ऑफिसर बनो या आपको कोई एम्प्लॉयमेंट लेनी है किसी स्टेट के डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वहाँ पर भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड आर्टिकल 17 बोलता है दैट अनटचेबिलिटी इज़ फॉरबिडन, आप किसी को भी अनटचेबल या लोअर कास्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो दिस टॉपिक जो आर्टिकल 14 से लेके 17 तक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल्स के साथ। अदर देन दिस दे कैन आस्क यू कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 16। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 तो बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, सबको इक्वली ट्रीट करो, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 16 में एक बात बोली है दैट रिजर्वेशन हम दे सकते हैं एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को और ओबीसी कम्युनिटी को, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। अब यू विल हैव अ डाउट कि एक जगह तो आपको बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन मत करो और दूसरी जगह आर्टिकल 16 में खुद से ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब एससी एसटीज़ को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इसका सिंपल रीज़न आप लिखोगे कि जो एससी एसटीज़ और ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर थी, मतलब उन्हें कभी भी इक्वल राइट्स मिले नहीं और बहुत ही इंडिपेंडेंस से पहले से ही उनको डिसएडवांटेज पोजीशन पे रखा गया। इसलिए जो हम एससी एसटी ओबीसी को प्रेफरेंस देते हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रादर इट इज़ अ काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो रिजर्वेशन है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते अंडर आर्टिकल 14, hence reservation is allowed if it is given to SC, ST and OBC community. थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनता है दैट इज ऑन आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 पर यूजुअली कोई बड़ी सी सिचुएशन होगी जिसका आंसर एकदम छोटा सा होता है। तो सबसे पहले तो समझना कि आर्टिकल 19 में राइट्स क्या क्या गिवन है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस एंड लाइकवाइज, ये 6 राइट्स आपको रिमेंबर करने हैं। उसके बाद अब ये सिचुएशन देखो, इन्होंने बोला है अंशु एक एक्टिविस्ट है, उसने गवर्नमेंट की डीमोनेटाइजेशन स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, उस प्रोटेस्ट में उसने वेपन्स भी कैरी करे, तो अब क्या ये प्रोटेस्ट वैलिड है या नहीं? आप बोलोगे अगर तो सिंपल प्रोटेस्ट होता तब तो वो प्रोटेस्ट वैलिड होता, बट अगर आप आर्म्स कैरी कर रहे हो, मतलब अगर आप वेपन्स कैरी कर रहे हो, देन दिस प्रोटेस्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज आर्टिकल 19 में क्लियरली लिखा है दैट यू कैनॉट कैरी द आर्म्स, यू कैनॉट कैरी द वेपन्स। और लाइकवाइज किसी भी राइट को उठा के वो सिचुएशन बना देंगे, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप इन राइट्स को याद करके जाओ। अब सिचुएशन आ जाएगी कि यू आर अ पर्सन, देयर इज सम पर्सन से राहुल, एंड राहुल इज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू केरला। अब दिस सिचुएशन क्लियरली सेज दैट दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, क्योंकि हर पर्सन के पास राइट है फ्रीली पूरे इंडिया में घूमने का। तो ऐसे ही कोई भी सिचुएशन बना देंगे, यू शुड बी क्लियर विद आर्टिकल 19 का कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ट्रिपल स्टार मार्क करो, विच इज़ आर्टिकल 20। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आर्टिकल 20, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, या फिर ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द आर्टिकल, जिस आर्टिकल में कहा गया है ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के बारे में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। सो ईदर दे कैन गिव यू डायरेक्ट आर्टिकल 20 और दे कैन गिव यू दिस क्लियर स्टेटमेंट जिसमें वो पूछेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। तो उसमें आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आर्टिकल 20 एक्सप्लेन करना है, और आर्टिकल 20 के 4 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला पॉइंट है दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी क्राइम दैट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस। मतलब अगर कोई एक्ट है जो ऑफेंस ही नहीं है, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकंड है, किसी भी पर्सन को ज़्यादा पेनल्टी नहीं मिल सकती उस टाइम से जिस टाइम पर वो ऑफेंस किया। मान लो आज रॉबरी की पनिशमेंट 10 ईयर्स है, तो आपको रॉबरी की पनिशमेंट 10 ईयर्स ही मिलेगी। वी कैन नॉट गिव यू 20 ईयर्स एज द पनिशमेंट। थर्ड पॉइंट है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एंड लास्ट पॉइंट है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, इस पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दे कैन से यू दैट देयर इज दिस पर्सन से राहुल, और राहुल को रॉबरी करने के लिए 2 बार पनिशमेंट मिल गई, तो आप वहाँ लिखोगे दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एक क्राइम के लिए आप सिर्फ 1 बार पनिश हो सकते हो, एक क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आई है। सेकेंडली, दे कैन हैव अ सिचुएशन कि एक पर्सन, अगेन राहुल, ही इज़ अरेस्टेड और उससे पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेटरी क्वेश्चंस पूछे। अब उन क्वेश्चंस का राहुल ने आंसर देने से मना कर दिया, तो क्या ये राहुल कर सकता है? तो आप वहाँ पे लिखोगे येस इट इज़ वेरी वैलिड, राहुल क्वेश्चंस का आंसर देने से मना कर सकता है, बिकॉज आर्टिकल 20 में लिखा है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इन दोनों सिचुएशंस पे क्वेश्चंस बनेंगे, इनको याद रखना। और एक आर्टिकल 20 का एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, सेक्शन 377 का, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन मेमोराइज दिस सेक्शन, जो आपकी बुक में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज मैनी अ टाइम्स एसोसिएटेड विद डेथ पेनल्टी। तो क्वेश्चन आएगा कि डेथ पेनल्टी को एक्सप्लेन करो या डेथ पेनल्टी को आर्टिकल 21 के रिलेशन में एक्सप्लेन करो। तो उसके लिए भी यू हैव टू राइट दैट आर्टिकल 21 स्टेट्स कि अगर आपको किसी पर्सन की लाइफ लेनी है, मतलब अगर उस पर्सन को डेथ पेनल्टी देनी है, then you have to follow the procedure established by law. This question is very important क्योंकि यहाँ पे आपको ये वर्ड ज़रूर मेंशन करने हैं, procedure established by law. That is, अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो it has to be according to the law. Without law, without following the procedure, हम किसी को पेनल्टी नहीं दे सकते। और that procedure has to be fair, reasonable and नॉट आर्बिट्रेरी। मतलब अपने मन मर्जी का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। एंड ऑल्सो डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। और जब किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई है, उसको वेट नहीं करवाएंगे, उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देंगे। सो डेथ पेनल्टी का क्वेश्चन आए, समझ जाना आर्टिकल 21 एक्सप्लेन करना है। Next important question that can come is there can be a direct statement. Statement में mention होगा this article is most fundamental, it is expansive, covers many other rights applicable to both citizens and non-citizens, identify the article. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आएंगे। मैंने एक आपको आर्टिकल 20 वाला करवाया था जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वर्ड मेंशन था। अब अगर ऐसा मेंशन हुआ कि मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिकल बताओ, या फिर ऐसा आर्टिकल बताओ जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को लगता है,
तो समझ जाना, दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21 एंड यू हैव टू गिव द जिस्ट ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें आपको बताना है दैट आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड ये वाली आर्टिकल की जो लाइन है ये डायरेक्ट बुक से ली है, जिससे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया that article is most fundamental, expansive, covers many other rights. So that is why I told you that article 14 से जो 30 के बुक के पेजेस हैं उनको तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लो। नेक्स्ट important article जिसको 3 स्टार मार्क कर लो, that is article 22. They can either give you direct explain article 22 or they can give you a situation like this जहाँ पे बोला होगा Sudhir is a person, he saw Rohit committing a crime, that is committing theft, then he went to the station and what officer at the station did, he arrested Rohit and put him in the jail. Now within 24 hours the police officer personally goes and informs the magistrate about the incident. The magistrate sentences Rohit to an imprisonment of 10 years. So is the procedure which is followed justified? अब अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व है और आर्टिकल 22 भी इन्वॉल्व है। आई विल एक्सप्लेन यू आर्टिकल 22 पहले, उसके बाद हम इस सिचुएशन को दोबारा समझेंगे। या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज दिस पर्सन मनसुखानी, ही इज अरेस्टेड फॉर फॉर्जरी, आइडेंटिफाई द राइट्स गिवन टू हिम। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 22 आपको बताता है राइट्स ऑफ द पर्सन हु इज अरेस्टेड। तो ईदर क्वेश्चन कैन कम अरेस्टेड पर्सन के राइट्स बताओ, या सिचुएशन बता देंगे जिसमें नेम दिया होगा कि ये पर्सन अरेस्टेड है, उसके राइट्स बताओ। तो उसमें आपको ये 4 राइट्स देने हैं दैट नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन अ कस्टडी विदाउट प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सेकेंडली, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, वो अपने एडवोकेट को कंसल्ट कर सकता है। थर्डली, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड should be produced before the nearest magistrate within 24 hours. And lastly, no person shall be detained beyond 24 hours without the authority of the magistrate. So इन 4 पॉइंट्स पे सिचुएशन भी घुमा के आ सकती है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर अरेस्ट पे हो कि अरेस्ट और डिटेंशन के पॉइंट्स बताओ, तो ये 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। नाउ रिगार्डिंग दिस सिचुएशन जो मैंने आपको बोला था डिस्कस करेंगे, इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे बोला है विद इन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर गोज एंड इन्फॉर्म्स मैजिस्ट्रेट, बट आर्टिकल 22 की रिक्वायरमेंट है कि उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है। सो इस सिचुएशन में पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके गए, रादर पुलिस ऑफिसर खुद चला गया। सो इट इज़ क्लियरली द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 बिकॉज हमें पर्सन को लेके जाना था अलॉन्ग विद द पुलिस ऑफिसर, ना कि पुलिस ऑफिसर को अकेले चले जाना था। सो आप इसको 21 के साथ कैसे रिलेट करोगे, दैट इट इज़ द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन। Everybody has the life to be we have discussed here article 21 that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. But इस situation में magistrate ने उस person रोहित को sentence दे दिया 10 years का without giving him actually the chance to appear before the magistrate. तो आप आर्टिकल 21 में लिखना कि पर्सनल लिबर्टी वायलेट हुई है, और 22 में तो मैंने आपको बताया है कि उस पर्सन को खुद से लेके जाना था, ना कि पुलिस ऑफिसर को जाना था वहाँ पे अकेले। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 25। अब अगर कोई भी आर्टिकल आया जिसमें, अगर कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इफ़ देयर इज़ एनी सिचुएशन रिलेटेड टू रिलीजन, समझ जाना उसमें आर्टिकल 25 एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट, 3P याद रखना। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट हिज ओन रिलीजन। इस आर्टिकल के भी 2 एग्जाम्पल्स बुक में गिवन है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप वो एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना। इसके अलावा दे कैन हैव अ सिचुएशन सिंपल, इन्होंने एक वर्ड, एक लाइन दे दी
that donations in the temples that are used for upkeep of the temple cannot be taxed. आइडेंटिफाई करो कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है. तो यहाँ इन्वॉल्व है आर्टिकल 27, क्योंकि आर्टिकल 27 कहता है कि जो हम डोनेशंस या चैरिटी टेम्पल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा एक सिचुएशन आ गई, सैनिक स्कूल्स और केवी स्कूल्स, उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से इम्पार्ट नहीं कर सकते. बताओ कौन सा आर्टिकल है. तो आंसर होगा आर्टिकल 28, क्योंकि आर्टिकल 28 बोलता है दैट आप कोई भी ऐसा स्कूल जो स्टेट के द्वारा फंडेड हो, क्योंकि सैनिक स्कूल को गवर्नमेंट फंड्स देती है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल को भी गवर्नमेंट फंड्स देती है, तो ऐसे कोई भी स्कूल्स जिनको फंड्स गवर्नमेंट से मिलते हैं उन स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा. हाउएवर इस रूल के कुछ एग्जेम्पशंस हैं. एग्जेम्पशंस ये है कि ऐसे स्कूल्स जो बनाए ही रिलीजियस माइनॉरिटी ने हैं उन स्कूल्स में वो रिलीजियस माइनॉरिटी अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकती है. Other than this, they can ask you to explain the cultural and the educational rights. So now यहाँ पे कोई आर्टिकल नंबर नहीं मेंशन है. They have simply told कि cultural और educational rights को explain करो. तो always remember culture और educational rights है आर्टिकल 29 और 30 में, एंड वो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं. They can also give you situations जिसमें आपको आर्टिकल आइडेंटिफाई करना होगा. For example, a government aided school in Punjab denied admission to Rachit because Rachit's mother tongue was Bengali. तो बताओ क्या ये सही चीज़ है या गलत. अब आर्टिकल 29 ये बोलता है दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 किसी भी स्कूल में अगर आप एडमिशन लो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, तो आपके मदर टंग के बेसिस पर या आपके कल्चर या रिलीजन के बेसिस पर आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा. तो इस सिचुएशन में आपको आर्टिकल 29 को एक्सप्लेन करना है. देन कम्स अ क्वेश्चन, इन द एनुअल बजट स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड 35 करोड़ टू अ गवर्नमेंट स्कूल एंड 16 करोड़ टू अ स्कूल रन बाय रिलीजियस माइनॉरिटी. तो अब बताओ यहाँ कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है. आर्टिकल 30 में हमने पढ़ा था, मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था, दैट गवर्नमेंट while giving the funds cannot discriminate between a government aided school and a religious minority school. दोनों स्कूल्स को इक्वल फंड मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा और रिलीजियस को कम देना ये गलत बात है. देयरफॉर आप आर्टिकल 30 यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे जहाँ पर ये बात समझाई गई है. ऑल राइट, अब ये 14 से 30 तक हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए. अब नाउ देयर आर सर्टन मिसलीनियस क्वेश्चंस जो आपके बन के आ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं. ट्राई सॉल्विंग देम. टेक अ मिनट, पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग देम, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स. ओके, सबसे पहली सिचुएशन है, अ स्टेट गवर्नमेंट गिव reservations to SC/ST communities who are not adequately represented. अब बताओ यहाँ पर कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है. वी हैव रेड दैट रेजर्वेशन देना सही बात है, रेजर्वेशन दे सकते हैं, और आर्टिकल यहाँ पे लगेगा आर्टिकल 16. सेकेंड, दीपेंदर इज अ रिक्शा पुलर, ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर अ पब्लिक रेस्टोरेंट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास. अब ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये सिचुएशन गलत है, दीपेंदर को रोका नहीं जा सकता, बट आर्टिकल कौन सा यूज होगा. आर्टिकल यूज होगा 15, क्योंकि आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था दैट किसी भी पर्सन को कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने से रोका नहीं जा सकता. नेक्स्ट स्टेटमेंट कम्स, खुशी विच इज़ अ गर्ल, उसकी एज है 18, यश की एज है 20, उनके विलेजर्स ने उनको शादी करने से, मैरिज करने से रोक दिया. तो इज इट अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग. सो यू विल फर्स्टली राइट इट इज़ अ राइट थिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था बॉयज़ की एज एटलीस्ट 21 ईयर्स होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पित वॉज चार्ज एंड कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट. अर्पित वॉज सब्सिक्वेंटली चार्ज एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स. मतलब एक सेम इंसिडेंट पर अर्पित को थेफ्ट की सज़ा भी दे दी और रॉबरी की सज़ा भी दे दी. ये मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और 22 में से बहुत सिचुएशंस बन के आती हैं, और हमने वहाँ पढ़ा था कि एक पर्सन को
सेम फैक्ट्स के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। वहाँ पे एग्जैक्टली लाइन थी दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, राइट। तो इसमें आपका आर्टिकल 20 यूज होगा, जहाँ पे लिखा था दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, तो यहाँ पे आर्टिकल 20 मेंशन होगा। नेक्स्ट, Nandini was charged with the offense of the murder of member of parliament। नंदिनी ने एक मिनिस्टर का मर्डर कर दिया। नंदिनी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू नंदिनी, और नंदिनी ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको आंसर्स करने से। तो क्या वो रिफ्यूज़ कर सकती है? आप यहाँ पे बोलोगे यस, वो रिफ्यूज़ कर सकती है, बिकॉज सेम हमने ये आर्टिकल 20 में ही बात बोली थी दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो आर्टिकल 20 के 4th पॉइंट में हमने ये बात पढ़ी थी दैट कोई भी पर्सन को अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स और उनसे रिलेटेड सिचुएशंस जो मैंने मैक्सिमम कवर की हैं आपके इस वीडियो में। अदर देन दिस दे कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जो है आर्टिकल 21A में बताओ कि कितने से कितने एज लिमिट के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 21A में आप याद रखना दैट इट इज़ ऑलवेज 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये आर्टिकल 21A आपका 2002 में आया था। सो दिस कैन कम इन 2 मार्क्स, ये आप एक बार 2 मार्क्स के परस्पेक्टिव से याद रखना। एक और क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आ सकता है, विच इज़ आर्टिकल 23 और 24 जो एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करते हैं, उसमें क्या एज लिमिट गिवन है। तो आर्टिकल 24 में एज लिमिट गिवन है बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आप किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये एज लिमिट याद रखना, 21A में 6 से 14 ईयर्स को फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 24 में बिलो 14 ईयर्स के बच्चे को आप फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इसके अलावा इस चैप्टर में जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कोई भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आपको ज़्यादा मेमोराइज नहीं करना तो कोई भी कमीशन आए उन सभी कमीशंस के मोर और लेस फंक्शन सेम है। अगर हम वो सिविल कोर्ट वाले फंक्शंस देखें, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम माय वीडियो, वो तो हर कमीशन के ही सेम है। सो आई वुड रेकमेंड यू कि किसी भी एक कमीशन के अच्छे से फंक्शंस याद करो, उसका प्रोसीजर याद करो, एंड काफ़ी जगह आपको बाकी कमीशंस में भी आंसर लिखने में इजी होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं आइडेंटिफाई द कमीशन। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाए हैं, लेट अस स्टडी। पहला क्वेश्चन आ सकता है अ डिप्राइव्ड वुमेन। अब देखो यहाँ पे वुमेन है, द वुमेन इज रेप्ड एंड टॉर्चर्ड, तो उन्होंने लास्ट में पूछा है कमीशन कौन सी यूज होगी। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे वुमेन इन्वॉल्व हो गई वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर विमेन हम यूज़ करेंगे, हम नेशनल कमीशन फॉर विमेन वाली बॉडी के पास जाएंगे। ओके, तो जहाँ पे विमेन आ गई वहाँ पे आप नेशनल कमीशन फॉर विमेन में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ट्राइबल यूथ। क्वेश्चन आप पढ़ लेना खुद, यहाँ पे बोला है मौर्य अ ट्राइबल यूथ इज टॉर्चर्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जहाँ पे ट्राइबल वर्ड यूज़ हो गया या फिर यूज़ वर्ड हो गया SC, ST या OBC या फिर ट्राइबल पीपल आर ऑल्सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अगर ये वाला कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा तो आप जाओगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास। इसके अलावा देयर इज दिस क्वेश्चन अजीत, ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन चाइल्ड अबडक्शन एंड सिर्फ इस सस्पिशन के बेस पर उसको पनिशमेंट हुई। तो यहाँ पर अब एक बॉय है, वुमेन होता तो वुमेन वाली कमेटी के पास जाते, SC ST होता तो उसके पास जाते, और अगर यहाँ पे लिखा होता मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अगर कोई भी ऐसा रिलीजन मेंशन होता तो हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के पास जाते, बट यहाँ पे सिंपल मेंशन है अजीत। तब आपको जाना है नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पास। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पास आप ये केस लेके जाओगे।
वन थिंग विच आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर इज द फंक्शंस। पहले तो आप सभी कमीशंस के फंक्शंस याद करो जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद इनका कंप्लेंट प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। रेफर माई नोट्स, कंप्लेंट प्रोसीजर को याद करो एंड मोस्टली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ये कमीशंस में से सॉल्व होते हुए मिल जाएंगे। अदर देन दिस आई हैव टोल्ड यू कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले याद करना फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के फीचर्स, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस, और प्रियम्बल के फीचर्स इस चैप्टर में से। इसके अलावा देर आर लेस चांसेस कि कुछ आए। दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सिमिलर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू प्रैक्टिस इवन फर्दर क्वेश्चंस, देन आप प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मेरे से वो पीडीएफ परचेज करें जिसमें आई एम गिविंग यू इवन मोर क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड होंगे, इन्हीं की सिमिलर लाइन्स पे होंगे। तब तक के लिए यू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक स्पेशल वीडियोस फॉर यू गाइज, एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आपको और वीडियोस चाहिए, और चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ फ्रेंड्स। जितना आप शेयर करोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो सभी अपने क्लासमेट्स को भेजो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करें। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।